Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The all students are most welcome in today's class. आज की क्लास में तमाम तलबा को बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि सब खैरियत से होंगे। और नया टॉपिक हमने आज स्टार्ट करना है, फ्लक्स थ्रू एन स्फीयर, जैसा कि आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है। क्वेश्चन इम्तिहान में इस तरह से आता है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन स्फीयर हैविंग चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर, यानी एक स्फीयर से गुजरने वाला फ्लक्स मालूम करें जबकि चार्ज क्यू उसके सेंटर पर लाई कर रहा है। यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फ्लक्स का कॉन्सेप्ट तो हम वाकिफ़ हैं फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से, कि किसी यूनिट एरिया से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस की तादाद को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एरिया रखा हुआ है, जबकि वो फ्लैट होना चाहिए, याद है। अब यहाँ पे जिक्र आया है स्फीयर का। स्फीयर तो फ्लैट नहीं होता, स्फीयर तो कर्व्ड होता है। अच्छा, स्फीयर और सर्किल में क्या फ़र्क है, पहले इसको समझ लेना। एक होता है सर्किल और एक कहलाता है स्फीयर। सर्किल भी गोल होता है और स्फीयर भी गोल होता है, तो डिफरेंस क्या है फिर इनके बीच में? अच्छा, मैं भूल गया, आप लोग अपने साथ नोटबुक या कॉपीज़ वगैरह या रजिस्टर जिस पे आप नोट्स लिखते हैं वो सामने रखिए, पेन या पेंसिल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो सामने रखिए, ताकि हम जहाँ पे जो भी गुफ्तगू करेंगे उसको फिर इंशाल्लाह लिखवाएंगे भी, उसके नोट्स भी, तो साथ साथ फिर उसको लिखिएगा भी, ताकि गुफ्तगू समझते हुए फिर आप लिख भी लें। ओके, तो स्फीयर या सर्किल किसे कहते हैं? सर्किल जो है जिस तरह चूड़ी है, चूड़ी जो लेडीज़ पहनती हैं वो एक सर्किल है, चूड़ी दायरा है। लेकिन जो क्रिमिच की बॉल है या क्रिकेट की बॉल आपने देखी है वो क्या है? स्फीयर है। अब चूड़ी भी देखने में गोल है, स्फीयर भी देखने में गोल होता है, लेकिन फ़र्क है, चूड़ी जो होती है वो 2 डायमेंशनल फिगर है, जबकि स्फीयर 3 डायमेंशनल फिगर है। इसका मतलब ये हुआ कि स्फीयर को आप प्लेन पर फिट नहीं कर सकते, चूड़ी प्लेन पर फिट हो जाएगी, ये बोर्ड एक प्लेन है, लेकिन जो स्फीयर है वो इस प्लेन पर फिट, उसका एक पॉइंट तो टच होगा, बाकी सारा का सारा हिस्सा बॉल का किस तरफ आ जाएगा, बोर्ड से बाहर हो जाएगा। नहीं समझे बात को? तो वो 3 डायमेंशनल फिगर है बॉल। तो हमने क्या मालूम करना है, हमने सर्किल से गुजरने वाला फ्लक्स नहीं चाहिए हमें, ज़ाहिर है फ्लक्स का ताल्लुक तो सतह से, स्फीयर से, एरिया से, सरफेस से। हमें तो एरिया से गुजरने वाला, किसी सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए, जो यकीनन किसी कोई फ्लैट सरफेस होनी चाहिए या कोई कर्व सरफेस हो जिस तरह स्फीयर की होती है, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए हमें। तो बहरहाल कम टू द मेन पॉइंट, तो ये फ्लक्स, ये स्फीयर और सर्किल में क्या फ़र्क है इसको याद रखिएगा। डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले हम, यहाँ पर ये डायग्राम बनाइए, आप लोग भी मेरे साथ साथ डायग्राम बनाएं, और डायग्राम पे थोड़ा सा आप टाइम दिया करें ताकि अच्छी डायग्राम बने। अब मैं सामने आऊँगा तो फिर बोर्ड छुप जाएगा, ये मसला है सारा। और इसके सेंटर पे बनाइए चार्ज क्यू, इसके सेंटर पे क्या रखा हुआ है? चार्ज क्यू। और इस चार्ज क्यू से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमिट आउट हो रही हैं। तस्वुर कर लें कि इलेक्ट्रिक लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसने क्रिएट की होगी ना, जाहिर सी बात है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पे इंटेंसिटी भी होगी, जिसको हम इलेक्ट्रिक लाइन, और फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस भी होंगी, जाहिर सी बात है। ये सारी गुफ्तगू हम गुज़श्ता टॉपिक्स में करते रहें तफसील से, कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स वर्स करने से मीट आउट हो रही है साथ। ओके, दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अभी कितनी होंगी इसका इंहिसार तो चार्ज क्यू की डेंसिटी पर, चार्ज क्यू की मिकदार पर है, वो कैसा है, उसकी ताकत कैसी है। बहरहाल अब ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमिट आउट हो रही हैं वो इस स्फीयर की सतह से भी पास होंगी। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स की तादाद जो किसी सतह से गुजरे उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ये बात हम जानते हैं। लेकिन हमें इससे गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए। अब जाहिर सी बात है, ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं कर्व सरफेस से पास हो रही हैं, तो किसी कर्व सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स मालूम करने के लिए पिछले टॉपिक फ्लक्स थ्रू और कर्व सरफेस में हम तफसील से डिस्कस कर चुके हैं कि इंटेंसिटी का पूरे एरिया के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है याद करें, ई डॉट ए होता है। इंटेंसिटी का एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है। लेकिन यहाँ मसला ये शर्त होती है कि एरिया क्या होना चाहिए? फ्लैट होना चाहिए, ये शर्त है। एरिया फ्लैट हो तब इंटेंसिटी का एरिया के साथ आप जो है डॉट प्रोडक्ट लेके फ्लक्स निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सरफेस है उसका जो एरिया है, इंटेंसिटी का पूरे एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जो पूरी सतह है वो फ्लैट नहीं है, बल्कि वो तो कर्व्ड है। तो आप क्या करें? आप वही करें जो पिछले टॉपिक में किया था। क्या याद आ गया? कि इस पूरी सतह को छोटे छोटे एलिमेंट एरियाज़ में डिवाइड कीजिए, और हर एलिमेंट एरिया डेल्टा ए से अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करें। इंटेंसिटी का हर एलिमेंट एरिया डेल्टा ए से डॉट प्रोडक्ट लेके
अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें, इंडिविजुअल फ्लक्सेस, और आखिर में तमाम नताइज को जमा कर लें, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर्व सरफेस से गुजरने वाला आपको पता चल जाएगा। क्या करेंगे बताइए फिर से, छोटे छोटे एलिमेंट एरियाज में डिवाइड करें। तो अब एक एलिमेंट एरिया तो ज़रा बनाइए इसके ऊपर। तो हम यहाँ पे एक एलिमेंट एरिया बनाएंगे इस तरह से। जैसे आपने फुटबॉल पे पैचेस देखे, वो जो फुटबॉल होती है जो फीफा वर्ल्ड कप या आप आम बच्चे भी खेल रहे होते हैं फुटबॉल से, तो उसके ऊपर पैचेस टिप्पे बने हुए, हम लोग टिप्पे बोलते थे उनको जब खेलते थे फुटबॉल, पैचेस कहलाते हैं। वो पैचेस बने हुए होते हैं ब्लैक एंड वाइट अमूमन। तो वो जो ब्लैक एंड वाइट पैचेस हैं उनको तस्वुर कर लें वो एलिमेंट एरियाज़ हैं, नहीं स्फीयर के ऊपर, क्योंकि फुटबॉल एक स्फीयर ही है ना। इस तरह से छोटे छोटे एलिमेंट एरियाज में इसको डिवाइड करना है आपने, इस टाइप के। और याद रहे इस तरह से ये आपने एलिमेंट एरिया कहाँ लिया है बोलिए, ये सतह के ऊपर लिया है। फुटबॉल का जो पैच होता है ना, समझ लें उस टाइप का ये एलिमेंट एरिया सतह के ऊपर लिया हो, डेल्टा ए। और उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, ये बात भी आप जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल टू द एरिया होती है। जो एलिमेंट एरिया जितने भी एरियाज़ हैं उनकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है। तो ये एलिमेंट एरिया आपने जो इमेजिनरी स्फीयर बनाया है जिसके सेंटर पे चार्ज की, फर्स्ट कर लें उसका रेडियस आर है। रेडियस समझते हैं, रेडियस किसे कहते हैं, सेंटर से लेके सतह तक का फासला, दिस इज़ कॉल्ड रेडियस। यानी फुटबॉल के मरकज़ से लेके फुटबॉल की सतह तक का जो फासला होगा डेट इज़ कॉल्ड रेडियस। तो ये एक रेडियस भी होगा इसमें, जाहिर सी बात है। इस तरह से नहीं, सेंटर से लेके यहाँ तक ये फुटबॉल के सतह के ऊपर लिया गया है इसको, तो दिस इज, इसको आर की अलामत से शो करेंगे। आर इज़ द रेडियस ऑफ दिस इमेजनरी स्फीयर। याद रहे कि ये एक इमेजनरी स्फीयर है। इमेजनरी समझते हैं, तस्वुराती स्फीयर, ये इमेजनरी स्फीयर कहलाता है। ये छोटा भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। ये इमेजनरी स्फीयर है, चार्ज क्यों रखा हुआ था, उसके बाद आपने एक स्फीयर का तस्वुर कर लिया और उसका रेडियस आर माना। ओके, अब आप इस इमेजनरी स्फीयर से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है, ये हमारी जॉब है। नई लाइन से लिखें, डायग्राम बना लिया आप लोगों ने, डायग्राम बना लें, फिर इजाफा होगा तो उसको डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ। और ये एलिमेंट एरिया है, डेल्टा है। ये बहुत सारे एलिमेंट एरियाज हमने बनाए इस फुटबॉल की सतह पे। हमने एक एलिमेंट एरिया ले लिया, सिर्फ इसको फोकस करेंगे। इंटेंसिटी का इस एलिमेंट एरिया डेल्टा से डॉट प्रोडक्ट लेके इससे गुजरने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद तमाम नताइज को फिर समअप करना है, जैसा कि पिछली वीडियो में तफसील से गुफ्तगू की हम लोगों ने। ओके, लिखें कंसीडर एन स्फीयर, कंसीडर एन स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ये आर आपने ये वाला लिखना है, ऑफ रेडियस आर, हैविंग चार्ज क्यू, हैविंग चार्ज क्यू, दिस क्यू चार्ज, हैविंग चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर, हैविंग चार्ज क्यू, हैविंग चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर, which is emitting out the electric lines of force, emitting out the electric lines of force passing through the surface of sphere, passing through the surface of sphere and causing, cause का मतलब है वजह बनना, and causing the electric flux, and causing the electric flux, फुल स्टॉप। अब नई लाइन से लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर दें। देखिए, इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, in order to find the electric flux through sphere, कॉमा डालें,
वी डिवाइड इट्स सरफेस, हम तकसीम करते हैं इसकी सतह को, वी डिवाइड इट्स सरफेस इनटू a number of element areas, into a number of element areas, each of equal delta A, each of equal delta A, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद लिखें देन, THEN से स्टार्ट कर रहे हैं जुमला, उसके बाद क्या होगा, देन वी फाइंड, हम मालूम करते हैं, वी फाइंड द इंडिविजुअल फ्लक्सेस, इंडिविजुअल लिख लेंगे आप, इंडिविजुअल का मतलब होता है अलग अलग, इनफरादी, हर एलिमेंट एरिया से अलग अलग। देन वी फाइंड द इंडिविजुअल फ्लक्सेस, द इंडिविजुअल फ्लक्सेस थ्रू ईच एलिमेंट एरिया, थ्रू ईच एलिमेंट एरिया एंड देन, और फिर क्या करेंगे, एंड देन THEN एड ऑल रिजल्ट्स, जमा करेंगे ऑल रिजल्ट्स, फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, NET नेट माने टोटल, फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये काम करना है, फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज शोन इन डायग्राम, एज शोन इन डायग्राम, डायग्राम में जैसा कि दिखाया गया, शोन इन डायग्राम, ये लिखना। यस, देखें क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा कि बताया, आते तहरीर में हम ला चुके कि इस पूरी सतह को छोटे छोटे रकबों में डिवाइड किया, हमने सिर्फ एक एलिमेंट एरिया को फोकस कर लिया, ये डेल्टा है, इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ। अब जाहिर है इससे भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होगी, उसकी डायरेक्शन भी किस तरफ होगी, इसी तरफ होगी, जाहिर सी बात है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ना, तो यहाँ पे जो चार्ज क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी तो इसी तरफ होगी जिस तरफ ये है। और इसको किससे शो करेंगे, आर कैप से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को आर कैप से शो करते हैं, याद रखिएगा, ये इंटेंसिटी की डायरेक्शन को आर कैप से शो किया जाता है, ये दोनों पैरेलल होंगे एक दूसरे के, ओके। एरिया की डायरेक्शन भी इसी तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस एलिमेंट एरिया पे इसी तरफ होगी, दोनों की इंटेंसिटी की और एरिया दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये पॉइंट ध्यान में रहे, ओके। तो अभी सबसे पहले इससे गुजरने वाला फ्लक्स देखें क्या होगा, द फ्लक्स थ्रू एलिमेंट एरिया, नहीं लेंस है, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, द फ्लक्स थ्रू, मेरे साथ साथ लिखें, द फ्लक्स थ्रू एलिमेंट एरिया इज गिवन बाय, यस, डेल्टा फाई, इसे शो करेंगे, एलिमेंट फ्लक्स है, एलिमेंट एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स भी एलिमेंट ही होगा, डेल्टा से शो किया जाएगा। तो इंटेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे किससे, किसके साथ, बोलिए, डेल्टा ए के साथ, इंटेंस, यानी यहाँ पे जो भी इंटेंसिटी होगी उसका डेल्टा ए के साथ इंटेंसिटी तो होगी ना भाई, क्योंकि चार्ज को ने इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा की है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो स्फीयर मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है तभी तो फ्लक्स निकलेगा, वरना तो निकल ही नहीं सकता। तो इंटेंसिटी का डेल्टा ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए तो फ्लक्स निकल आएगा, ओके। अब हमें तो टोटल फ्लक्स चाहिए पूरी सतह से, क्योंकि इसके आगे तो और भी एलिमेंट एरियाज होंगे, यहाँ पे भी होगा, फिर यहाँ पे भी होगा, हर जगह होगा पूरी सतह के ऊपर एलिमेंट एरिया। तो हमने क्या करना है, इंटेंसिटी का हर एलिमेंट एरिया फुटबॉल के हर पैच के साथ डॉट प्रोडक्ट लेके इंडिविजुअल फ्लक्सेस निकालने, फिर सबको जमा करना है। तो टेकिंग समेशन, क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड्स फॉर टोटल फ्लक्स,
टोटल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ समेशन लगाएंगे, तो समेशन लगा दें इधर भी उधर भी। इस पर भी बात हम कर चुके पिछली वीडियो में तफसील से भाई। ई डॉट डेल्टा, हमारे पास टाइम नहीं होता वीडियो का बहुत ज़्यादा, वजह ये कि कैपेसिटी मोबाइल की है ही नहीं इतनी, तो समेशन डेल्टा फाई इधर भी लगा दिया इधर भी लगा दिया। इसका मतलब क्या होगा, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फ्लक्सेस, और उधर भी समेशन लगाया है, तो इंटेंसिटी और एलिमेंट एरिया एक थोड़ी है, बहुत सारे, तो सबको जमा कर लेंगे तमाम प्रोडक्ट्स को, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अब समेशन का मतलब है मजमूआ इंडिविजुअल फ्लक्सेस का, तो टोटल फ्लक्स को हम फाई ई से शो करेंगे, किससे, फाई ई से, तो ये बराबर है समेशन ई डॉट डेल्टा है। जैसा कि फ्लक्स थ्रू कट सरफेस हमने मालूम किया था पिछले टॉपिक में, लेकिन यहाँ काम थोड़ा और आगे का जाएगा। अब हम इंटेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, फाई ई अपनी जगह रहा, समेशन भी अपनी जगह रहा, राइट पर जो चल रहा है ई डॉट है। जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आता है, ई डेल्टा है कॉस थीटा आएगा। ये बात बारहा आपसे डिस्कस हो चुकी है हमारे पास कि जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं यानी ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का फार्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो ई डॉट ए डेल्टा ए का फार्मूला हो जाएगा ई डेल्टा ए कॉस थीटा, और थीटा किसके दरमियान एंगल होगा, क्या इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान है, नहीं, इंटेंसिटी और एरिया की डायरेक्शंस के दरमियान है, बार बार ये बात बताई जा रही है। तो इस एलिमेंट एरिया की डायरेक्शन इस तरफ है और इंटेंसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इसी तरफ होगी, इस एलिमेंट एरिया पर इसी तरफ डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों पैरेलल हैं, जब पैरेलल है तो थीटा की जगह क्या आएगा, 0। तो समेशन ई डेल्टा ए कॉस ऑफ थीटा, थीटा की जगह 0 आ गया। अब रीज़न लिख दें यहाँ पे कि जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो पैरेलल है किसके साथ, एरिया की डायरेक्शन के साथ। या इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन यानी आर कैप है, यानी आप यूनिट वेक्टर की शक्ल में लिखना चाहें तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन आर कैप से शो होती है, वो पैरेलल है किसके, यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया। तो दोनों ये पैरेलल है, इसका मतलब है दो पैरेलल लाइन बनाई गई, दोनों एक ही डायरेक्शन में पैरेलल है, तो एंगल थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो 0 हो गया, यहाँ पे भी तो आपने एलिमेंट एरिया लिया होगा ना भाई, इससे गुजरने वाला भी तो फ्लक्स निकाला होगा, तो यहाँ पे क्या एंगल 0 होगा। तो भाई यहाँ पे जो एलिमेंट एरिया लेंगे उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी इस एलिमेंट एरिया पर। इसका मतलब है कहीं भी आप एलिमेंट एरिया ले लें, वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उस एलिमेंट एरिया की डायरेक्शन के साथ होगी। आपने एलिमेंट एरिया यहाँ पे लिया, इस एलिमेंट एरिया की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो इस पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी। यहाँ एलिमेंट एरिया लिया, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है बाहर की तरफ एलिमेंट एरिया की, तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इसी के पैरेलल होगी। नहीं समझे बात, यानी इसका मतलब है कि आप एलिमेंट एरिया कहीं पे भी ले लें फुटबॉल की सतह पे, इमेजिनरी स्फीयर पे, उसकी डायरेक्शन उस सतह से गुजरने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक लाइन है, हमेशा वो पैरेलल होंगी एक दूसरे के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इंटेंसिटी की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन हर एलिमेंट एरिया पर सेम होगी, तो एंगल हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहन में रखिएगा। cos 0 की वैल्यू क्या आएगी, कैलकुलेटर निकालिए, cos 0 1 आता है, ये साइड में रीज़न चल रहा है, cos 0 इज इक्वल टू 1। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, cos 0 की जगह तो आ गया भाई 1, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू समेशन ई डेल्टा है, cos 0 की जगह 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू समेशन ई डेल्टा है। अब एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है अच्छी तरीके से, समेशन के आगे कोई रकम अगर कांस्टेंट हो यानी जो तब्दील ना होती हो तो उसको समेशन से बाहर ले सकते हैं। अब समेशन के आगे इंटेंसिटी और एलिमेंट एरिया है, तो याद रखिएगा जितने भी आप एलिमेंट एरिया लेंगे सब पर इंटेंसिटी की वैल्यू एक ही होगी। नहीं, क्यों इंटेंसिटी की वैल्यू एक ही क्यों होगी, देखिए फर्ज कर लें ये आपने एलिमेंट एरिया लिया, ये आर फासले पर वो चार्ज क्यों है, इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इंटेंसिटी डिपेंड करती है चार्ज पर और डिस्टेंस पर, तो ये जो एलिमेंट एरिया है यहाँ पे इंटेंसिटी चार्ज क्यों पैदा कर रहा है और कितने फासले पैदा कर रहा है, आर फासले पर, तो इंटेंसिटी की कोई ना कोई वैल्यू होगी। फ़र्ज़ कर लें इस एलिमेंट एरिया पर इंटेंसिटी की वैल्यू, फर्जी बात कर रहे हैं, 10 न्यूटन पर कूलम है, कितनी। अब आप यहाँ पर एलिमेंट एरिया लेते हैं, बताइए यहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, ये जो एलिमेंट एरिया है इस डेल्टा है, चार्ज क्यों नहीं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की है और ये भी कितने फासले पर है, आर फासले पर मौजूद है, तो यहाँ पे भी इंटेंसिटी वही होगी 10 न्यूटन पर कूलम। आपने यहाँ एलिमेंट एरिया लिया है, चार्ज क्यू की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर कूलम ही होगी, क्योंकि ये भी आर फासले पर मौजूद है, चार्ज क्यू वही है। यानी जितने भी एलिमेंट एरियाज़ हैं
सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन पैदा कर रहा है, चार्ज क्यू पैदा कर रहा है, और सारे के सारे एलिमेंट एरियाज चार्ज क्यू से आर फासले पर हैं, सेम डिस्टेंसेस पर हैं। तो इसका मतलब है कि हर पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू हर एलिमेंट एरिया पे क्या होगी, सेम होगी। तो अगर कोई रकम समेशन के आगे कांस्टेंट हो तो उसको समेशन से बाहर निकाला जा सकता है। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ समेशन। तो इंटेंसिटी को हम बाहर निकाल लेंगे, इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है एक्चुअली, इसको बाहर निकालिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, ये बाहर चला गया, समेशन किस पे लग जाएगा, फिर डेल्टा ए पे लग जाएगा। यहाँ रीज़न लिखें, क्या रीज़न है, इंटेंसिटी यानी ई इज कांस्टेंट या रिमेंस कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, ई रिमेंस कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑन द स्फीयर, स्फीयर की सतह पर इंटेंसिटी हर पॉइंट पर सेम रहती है। रीज़न अभी यहाँ पे बयान कर दिया। उसके बाद देखिए क्या होगा, अब ये समेशन किस पे लग गया, डेल्टा ए पे लग गया। अब समेशन डेल्टा ए का मतलब क्या है, डेल्टा ए का मतलब तो पता है एलिमेंट एरिया है। समेशन डेल्टा ए का मतलब क्या है, एलिमेंट एरिया एक थोड़ी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, हर पूरी सतह के ऊपर फुटबॉल के बहुत सारे पैचेस हैं। तो तमाम एलिमेंट एरियाज़ को जमा कर लें। समेशन डेल्टा ए का मतलब क्या है, ये सम है तमाम एलिमेंट एरियाज़ का। जब तमाम एलिमेंट एरियाज़ को आप जमा कर लेंगे तो क्या स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया नहीं आ जाएगा, यानी स्फीयर का जो कुल सतही रकबा है वो हासिल हो जाएगा। इसका मतलब है समेशन डेल्टा ए रिप्रेजेंट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। और किसी भी स्फीयर की सतह का जो रकबा होता है उसका फार्मूला कोई भी आप तीसरी चौथी क्लास का मैथ उठा के देख लें, 4πr² होता है। क्या होता है, यानी अगर आपने कोई स्फीयर लिया है, उसका रेडियस r है, तो इसकी जो सतह होगी, सरफेस एरिया होगा, उसका फार्मूला ये होता है सरफेस एरिया का, क्या, 4πr²। आर तो इसका रेडियस होगा स्फीयर का, और यहाँ पे 4 नंबर है, पाई कांस्टेंट है, सर्किल कांस्टेंट कहलाता है, 3.142 सब जानते हैं। तो इसका मतलब है समेशन डेल्टा ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तवज्जो है, तो ये टोटल सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। वीडियो का टाइम से 3 मिनट का बचा, पाई ई, तो ई समेशन डेल्टा ए की जगह क्या आ जाएगा फिर, 4πr²। वजह यहाँ पे बयान कर दी है क्या, ये समेशन डेल्टा ए जो है टोटल सरफेस एरिया है, जिसका फार्मूला 4πr² होता है। उसके बाद इंटेंसिटी का फार्मूला भी हम पढ़ चुके हैं। इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है भाई, यहाँ भी लिखा था, KQ/r² इंटू 4πr²। ये इंटेंसिटी का फार्मूला भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, ड्राइव भी कर चुके हम लोग। ये होता है KQ/r², इंटेंसिटी का फार्मूला। यहाँ पे r² से r² कट जाएगा। उसके बाद KQ 4π बचेगा। K का भी एक फार्मूला होता है, कूलम कानून में पढ़ा था हमने, K बराबर है 1/4πε0 के। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है, K की जगह आया 1/4πε0, साथ में Q और इसके साथ क्या मौजूद है, इंटू 4π। तो देखो 4π से कट जाएगा, तो 1/ε0 के साथ क्या बचेगा, Q, क्या रह जाएगा, 1/ε0 इंटू Q। इस पर फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 क्यों हासिल हो गया। अब इस पर बहस फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।